धातु के एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। वीबीटी का हमने कल एक एग्जाम्पल पढ़ा था FeHO का होल 6+3। उसमें मैंने आपको ऑक्सीजन अवस्था से लेकर के और उसकी ज्यामिति का एक्सप्लेन किया था। हम उसी की तर्ज पर, उसी पैटर्न पर हम वीबीटी के और भी एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, हमारा सेकंड एग्जाम्पल रहेगा, जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था वीबीटी के उदाहरण, और उसमें पहला एग्जाम्पल हमने कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास था वो है FeHO का होल 6 और 3+। ठीक है, कल हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो कितने का था? 2+ का। आपको उसी पैटर्न पर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। वो पैटर्न आपने पढ़ लिया, सेम टू सेम देखिए। सबसे पहले एक मैं आपको इसमें पहले बात बता दूं कि आपको संकुल यौगिक का सूत्र दिया जा सकता है, संकुल यौगिक का नाम दिया जा सकता है। तो इसमें हम उसी पैटर्न के थ्रू चल रहे हैं। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था, Fe की ऑक्सीकरण अवस्था, और वो हमारे पास है, देखिए Fe को क्या मान लीजिए? x, Fe को x मान लीजिए। H2 पर कितना चार्ज है? 0, 6 है, तो 6 गुणा 0 बराबर +3। तो आंसर कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? +3। तो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई साहब? +3। ये पहला कार्य था कि जो हमें संकुल यौगिक दिया जाता है उसमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकाली, कितनी आ गई? +3। इसके हिसाब से इसका विन्यास का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और विन्यास हमारे पास है Fe कितने नंबर पर आता है? आयरन आ रहा है 26 नंबर पर। तो बाइटन को उसका विन्यास क्या हो गया? 3d6 4h2। ये तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हमें किसका लिखना है? Fe+3 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो 2 तो यहां से, 1 यहां से, कितना बच गया? 3d5। तो विन्यास क्या हो गया? 3d5। उसके बाद तीसरी बात जो इसमें लिखनी थी, धातु की सामान्य संख्या, धातु की समन्वय संख्या, कितने लिगेंड जुड़ रखे धातु से? 6। तो ये 6। ये 3 बातें आपको पहले से निकालनी है। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि धातु का जो विन्यास आया है उसको याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 3d5। तो लिखिए आप 1 2 3 4, ये हो गया 3d, और 4s को भी खाली दिखाइए आप, 4p भी खाली पड़ा है। तो Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 3d5। तो 1 2 3 4 5, 4s में 0 है, 4p में 0 है। ठीक है, 4d लिखना चाहूंगा मैं। ये लिखेगा, ये हो गया 4d। खाली कक्षक पड़े, खाली कक्षक लिख सकते हैं, कितने लिख सकते हैं? जितने बायटन कोर्स क्या होता है इसमें? 4s, तो 4 तक के सारे कक्षक खाली लिख सकते हैं, 5 तक नहीं लिख सकते। अब देखिए H2 कैसा क्षेत्र लिगेंड है? कल भी मैंने आपको बताया था दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड तो इसका क्या नहीं करेगा?
युग्मन नहीं करेगा साहब, क्योंकि H2 कैसा क्षेत्र लिगेंड है, दुर्बल, तो इस डी इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेगा, पेरी नहीं बनाएगा, तो है जैसे वैसे रह जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जब अंदर नहीं आ रहे तो हमें कैसे कक्षक चाहिए, खाली कहां से काउंट करो, यहां से। ये क्यों नहीं हो रहा काउंट, क्योंकि ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है H2O, तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो रहा, तो फिर जहां से खाली वहां से काउंट कर दो। कितने काउंट करो, हमें कितने कक्षक चाहिए, 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो संकर कैसा हो गया, यहां से 6 कक्षक गिन लीजिए sp3d2, तो संकर कौन सा हो गया, sp3d2 संकर, sp3d2 संकर। जिन्होंने संकर में भाग नहीं लिया उनको तो एक साथ निकाल दीजिए आप, ये तो 3D है, 1 2 3 4 5, ठीक है। संख्या में भाग किसने लिया है, 1 2 3 4 5 6, इनको एक साथ निकालना है। ये क्या है, ये वो कक्षक है साहब, कौन से, ये कक्षक हैं sp3d2 संकरित कक्षक, जिन्होंने आपस में संकरण के द्वारा ऊर्जा आकृति क्या कर ली, बराबर। इन 3 कक्षकों ने संकरण में भाग नहीं लिया, इनको अलग दिखा दो। ये कौन से कक्षक हैं, 4D। देखिए इसमें हुआ क्या है, मैंने ये संकरण कैसे लिखा है, ये आपको आना चाहिए, कैसे लिखा है कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के कारण इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो रहा था, तो हमें कक्षक कहां से काउंट कर ले, जहां से खाली है 1 2 3 4 5 6, तो जितने 6 कक्षक आए उनसे नाम लिख दो sp3d2। अब इन खाली कक्षकों में जिन्होंने क्या कर लिया, आपस में संकरण कर लिया है, उनमें कौन अपना नॉन पेयर दे देगा, H2O। तो यौगिक क्या होगी, यहां तक की कंडीशन किसकी है, सिर्फ Fe। ये सारा काम किसने किया है, आयरन ने किया है। अब इन खाली कक्षकों में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कौन दान करेगा, H2O, और कैसा संपूर्ण यौगिक बन जाएगा, FeSO का और 6। तो का निर्माण लीजिए साहब, वन टू थ्री फोर 5, ये कौन है, 3D साहब, ये कौन है, 3D, 1 2 3 4 5 होंगे साहब, क्यों 3D 5। तो उसके बाद इन कक्षकों में 1 2 3 4 5, इनमें कौन इलेक्ट्रॉन देगा, H2O इलेक्ट्रॉन देगा। कितने H2O, 6, H2 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 H2, ये लीजिए साहब, एक H2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक H2 कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और इसने धातु के साथ क्या बना लिया, उपसह संयोजक बंध। इस तरह संकुल किसका निर्माण हो गया, FeH2O6 का। इसमें कुछ और भी बातें हैं, इतना सब होने के बाद इसकी ज्यामिति को डिस्कस करेंगे हम, ज्यामिति को डिस्कस करेंगे, क्योंकि समन्वय संख्या कितनी है, 6। जब 6 समन्वय संख्या है तो ज्यामिति क्या होगी, 100%। फर्स्ट फलक की बनाइए आप पहले,
ये सेंटर में तो हो जाएगा Fe, यहाँ क्या लगाना है आपको H2 कितने 6, बाहर कितना चार्ज है +3, तो इस डायग्राम में भी आप क्या करेंगे +3, शॉर्टकट भी लगा सकते हैं इसमें +3। ठीक है, ज्यामिति के बाद हम डिस्कस करेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति आप बताइए लास्ट स्टेप में आपके पास धातु के डी कक्षकों में कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 5, एक भी यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो वो चुंबकीय प्रकृति का होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संकुल अनुचुंबकीय होता है। ये इसकी प्रकृति आपके साथ कैसी प्रकृति का होता है, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। फिर रंगीन प्रकृति भी लिख सकते हैं, ये कैसा होगा रंगीन प्रकृति, क्यों सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें पड़े। दूसरी बात, आयरन के 3D वाले कक्षक संकरण में यूज हुए 4D वाले, ये दो कक्षक यूज हुए, बाह्य डी कक्षक यूज हुए। तो मैं क्या कहूंगा, ये एक प्रकार का कैसा कक्षक संकुल है, बाह्य कक्षक संकुल है और उच्च चक्र संकुल है। उच्च चक्र क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो ये बिकॉज एंड इक्वल टू कितने हैं 5। ये पूरा डिस्कशन हो गया इस एग्जांपल का। मैं इस एग्जांपल को वापस से आपके सामने रिवाइज कर रहा हूं कि ये हमने एग्जांपल दिया था पहले वाले की तरफ, मैं इसका एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो भी आपको एग्जांपल मिले उसमें आप जो धातु होती है केंद्रीय धातु परमाणु, उसकी ऑक्सीजन अवस्था निकालिए, उस ऑक्सीजन अवस्था के हिसाब से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, धातु की समन्वय संख्या देखिए, यहाँ निगेटिव की संख्या देखकर फिर आपने जो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है उसको यहाँ लिखिए, 3d5 लिख दिया। आयरन के बाह्यतम कोश में कौन सा होता है 4 होता है, 4s बाह्यतम होता है, तो 4 में सारे कक्षक लिख सकते हैं, 4s 4p 4d जितने चाहिए उतने रख लेंगे, बाकी पड़े रहते हैं। अब हमें ये बताना था कि H2 तो कैसा क्षेत्र लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो ये डी इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ नहीं जाएंगे, मतलब इनके जोड़े नहीं बनेंगे, और जोड़े नहीं बनेंगे तो हमें ये खाली कक्षक नहीं मिलेंगे। तो हमें कहां से काउंट करना है, जहां से हमें खाली कक्षक मिलते हैं। खाली कक्षक कहां से मिल रहे हैं, यहां से, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कक्षक यूज हो रहे हैं, आपस में संकरण करेंगे, तो ये हो गया sp3d2। 6 चाहिए, जितने कक्षक से उन्हीं का संकरण लिख दो, sp3d2 संकरण, इन्होंने आपस में संकरण कर लिया था। अब संकरण के बाद अब ये संतृप्त कक्षक जो है, इन संतृप्त कक्षकों में H2 ने अपना क्या दे दिया, एक आखिरी इलेक्ट्रोड्यूल, और संकुल कैसा बन जाएगा FeHO6। यहां तक जो मैटर है, यहां तक, इससे ऊपर का, ये सब किसकी हालत है, किसकी कंडीशन है, Fe की। H2 कहां पर ऐड होता है, इसमें यहां पर जुड़ता है, जुड़ते ही संकुल यौगिक बन गया। समन्वय संख्या देखकर आप किसका अंदाजा लगा सकते हैं, ज्यामिति का अंदाजा लगा सकते हैं। अष्टफलक की ज्यामिति है, ज्यामिति कैसी हो जाएगी इसकी, अष्टफलक की, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति, एक भी यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा है
तो वो चुंबकीय प्रकृति का होगा, चुंबक से आकर्षित होगा। इसमें तो कितने सिंगल पड़े, 5 सिंगल पड़े। हमें लास्ट के स्टेज में देखना है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो चुंबकीय प्रकृति हो गई, रंगीन प्रकृति, सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो बाह्य कक्षक संकुल नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि संकर में जो डी कक्षक यूज हो रहे हैं वो किसके हो रहे हैं, 4D के, नहीं कि किसके, 3D के। तो बाह्य कक्षक संकुल उच्च चक्रण क्यों, चक्रण आघूर्ण ज्यादा क्यों आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी एग्जांपल की मैं आपसे तुलना का क्वेश्चन पूछ सकता हूं। देखिए धातु की समय संख्या कितनी है, 6, धातु की समय संख्या कितनी है, 6। तो संकरण सीधा ही बता सकते थे अपना sp3 d2 हो सकता है, d2 sp3, तो यहां जाकर कंफर्म होगा। अब इस क्वेश्चन में एक तुलना का, कंपेयर का क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। तुलना का प्रश्न भी आ सकता है। तुलना कैसे, हमने कल एक एग्जाम्पल पढ़ा था, शायद आपको याद होगा, और वो एग्जाम्पल था FeH2 का होल 6 2+ था कि नहीं था? उसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई थी, 4। इसमें कितने हैं, 5। तो ज्यादा चुंबकीय कौन हुआ, ये वाला संकुल हुआ। तो प्रश्न क्या आ सकता है कि FeH2 6 और +2 और FeH2 6 3+, दोनों की ज्यामिति क्या होने के बाद भी दोनों स्थलकीय हैं, दोनों स्थलकीय हैं, दोनों में संकरण क्या है, sp3d2 है, दोनों में समान संकरण है, समान ज्यामिति है, फिर भी ये प्रबल चुंबकीय है, ये दुर्बल है। क्यों? ये अधिक चुंबकीय क्यों है? क्योंकि इसमें यूनिट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5, और कल वाले में कितनी थी, 4। ओके, दोनों ही बाह्य कक्षक संकुल है, ठीक है। तो सब चीजें समान है, दोनों ही संकुल में, दोनों में किसमें, FeH2 6 3+ में एंड की वैल्यू कितनी है, 5। ये मेजर डिफरेंस है साहब इन दोनों संकुल, ये हमने कल पढ़ा था, ये हमने आज पढ़ा है। दोनों में फर्क क्या है, समानता तो क्या है, दोनों में समय संख्या कितनी है, 6 है। संकरण कैसा है, sp3d2 है, दोनों ही संकुल यौगिकों में। दोनों की ज्यामिति कैसी है, अष्टफलकीय है, पर दोनों रंगीन है, दोनों बाह्य कक्षक संकुल है, दोनों उच्च प्रकर्षण संकुल है। परंतु ज्यादा चुंबकीय गुण कौन रखता है, प्रबल चुंबकीय गुण अपेक्षा 3+ वाला। क्यों? इसमें की वैल्यू कितनी है, 5, इसमें की वैल्यू कितनी है, 4। इस तरह तुलना का प्रश्न भी आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। ओके, इसके जस्ट बाद हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं। इसमें देखिए जब भी कंपेयर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कंपेयर के प्रश्न में सबसे पहले आपको दोनों ही संकुलों में समन्वय संख्या और मेनली उसका संकरण, ये दोनों चीजें आपको आनी ही चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल रहेगा, तीसरा एग्जांपल, ये हमारे पास तीसरा एग्जांपल है वीबीटी का, ठीक है। हम इस संकुल यौगिक को इसी पैटर्न पर सोल्व करेंगे सर। तो देखिए इसमें धातु कौन है, मैं इसको इसलिए नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि जो एग्जांपल अपन आगे का सोल्व कर रहे हैं उसको इसी पैटर्न पर आगे सोल्व करना है, इसलिए मैं आपको मिटा नहीं रहा उसको। हमें संकुल दिया है CrNH3 ओके। तो देखिए इसमें धातु परमाणु कौन है, क्रोमियम। तो यहाँ क्या बिंदु चेंज क्या हो जाएगा, क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था, इसमें ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, निकालनी पड़ेगी आपको।
निकालने के लिए देखिए Cr को क्या मान लीजिए x, अमोनिया निगेट पर 0 चार्ज होता है 6 है साहब, तो 6 गुणा 0 बराबर +3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई साहब +3 आ गई, तो क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ गई +3, तो हमें विन्यास किसका लिखना पड़ेगा क्रोमियम +3 का हमें क्या लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए क्रोमियम कितने नंबर पर आता है, क्रोमियम नंबर पर कितने आता है 24, क्रोमियम 24 पर आता है, तो इसका विन्यास भाइटम आपको याद होगा 3d5 4s1, 3d5 4s1, ये किसका विन्यास है क्रोमियम का। हमें क्रोमियम का विन्यास नहीं चाहिए, हमें किसका विन्यास चाहिए क्रोमियम +3 का, +3 का मतलब प्लस का इलेक्ट्रॉन कितने 3 चले गए, एक तो इसमें से 2 इसमें से, तो बच क्या गया 3d3, तो विन्यास क्या आ गया साहब क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आ जाएगा 3d3, ठीक है। उसके बाद धातु की समन्वय संख्या 6 है, ये 6 क्लियर हो गए, उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं जो धातु का था, तो Fe+3 की जगह क्या लिखूंगा Cr+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है साहब 3d3, 3d तो लिखा है, कितने इलेक्ट्रॉन है 3, 1 2 3, तो ये नहीं है साहब, ये खाली है, ठीक है। 4s को मैंने खाली रख दिया, 4p को भी मैंने खाली रख दिया, ठीक है। हमें कक्षक कितने चाहिए खाली, कितने कक्षक खाली चाहिए 6 चाहिए, क्योंकि 6 लिगेंड आ रहे हैं अमोनिया, 6 कक्षक खाली चाहिए 1 2 3 4 5 6, ये चाहिए नहीं तो इसको मत लिखो, इस बार इसको लिखना छोड़ दीजिए आप, ये लिखिएगा, लिख दिया हमने। अब आपको ये देखना है यहाँ पे बात क्या याद रखनी है कि अमोनिया जो है वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। देखिए लिगेंडों की प्रबलता के बारे में बीबीटी कोई व्याख्या नहीं करता, ये व्याख्या हम लिखेंगे सीएफटी सिद्धांत के आधार पर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पर बताएंगे कि कौन सा लिगेंड प्रबल होता है और कौन सा लिगेंड दुर्बल क्षेत्र होता है। फिलहाल अपन यहाँ पर सीधे पढ़ रहे हैं कि अमोनिया जो है, जो अमोनिया है वो कैसा क्षेत्र लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। अब प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा युग्मन, मैंने बताया था दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करता है, जोड़े नहीं बनाता, यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है पेयरिंग कर देता है, जोड़े बनाता है। और एक ऑफबो का नियम लगता है कि जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन एक उपकोष के सभी कक्षकों में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता तब तक इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो सकता। क्लियर है, वापस से बोल रहा हूं, एक उपकोष के, कौन सा उपकोष है डी, डी के लिए कितने कक्षक है 5, एक उपकोष के सभी कक्षकों में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता तब तक युग्मन नहीं हो सकता, जोड़े नहीं बन सकते। अब इसमें तो 3 है, इसलिए प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने के बाद भी अमोनिया जो है वो इस 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े नहीं बनाता, समझ रहे। तो ये वैसे का वैसे ले जाएगा। हमें कितने कक्षक चाहिए खाली 6, तो कहां से शुरू करूं 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या क्या है देखो D2sp3, तो संकरण कैसा हो गया था, संकरण हो गया D2sp3 संकरण, ठीक है। 3D में कितने हैं साहब 3 ही है। अब देखो जो संकरण में भाग लेगा उसको अलग दिखाएंगे, तो ये दोनों संकरण में भाग ले रहे हैं तो इनको अलग दिखाए, सिर्फ कितने बच गए 3। ये कौन से कक्षक वाले हो जाएंगे, ये हो जाएंगे D2sp3 संकरित कक्षक, ठीक है। अब 4D का कोई काम नहीं है इसमें। उसके बाद इन संकरित कक्षकों में कौन इलेक्ट्रॉन देगा अमोनिया, तो
संकुल यौगिक पूरा बन जाएगा और वो क्या बन जाएगा CrNH3 प्लस का लेना। ये सारी कंडीशन किसकी है? क्रोमियम की है 1 2 3, तो ये मिटा दीजिए इसमें से। ठीक है, अब इस बार H2 लिगेंड नहीं आएगा सर, इस बार इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? अमोनिया। इस तरह कौन सा संतुलन बन गया? CrNH3 का और 6। ये सारी कंडीशन यहां तक किसकी थी? क्रोमियम की। फिर 6 लिगेंड आए, ये कैसे संतुलित कक्षक है? D2sp3 संतुलित कक्षक है। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ऑटोमेटिक सवाल सॉल्व हो जाता है। देखिए अब आप बताइए समन्वय संख्या कितनी है? 6। समन्वय संख्या कितनी है? 6 है तो ज्यामिति कैसी होगी? अष्टफलकीय। कैसा भी संकरण हो, चाहे D2sp3 हो चाहे sp3D2 हो, तो संकरण तो कौन सा हो गया? D2sp3। तो आकृति तो क्या रहेगी बताओ? अष्टफलकीय रहेगी, सिर्फ अंदर का सारा मैटर चेंज होगा सर। यहाँ कौन हो जाएगा? क्रोमियम, और H2O की जगह इस बार हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया लिखेंगे, बाहर +3 है तो वो तो वहां भी लिखा हुआ है। चुंबकीय प्रकृति बताओ, लास्ट स्टेप में कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है? देखो 1 2 3, लास्ट स्टेप में देखने आपको तो कितने यूनिट हो गए साहब? 3 यूनिट इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संकुल कैसी प्रकृति का होता है? अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, रंगीन भी होगा, यूनिट है। अब बताओ आप, इस बार जो संकरण आया है कैसा? D2sp3, इसमें D कक्षक कौन से यूज हुए हैं? 4D वाले हुए हैं, 3D वाले हुए हैं? इस बार जो संकरण हुआ है D2sp3, इसमें D कक्षक 4D वाले यूज हुए हैं, 3D वाले दोनों कक्षक यूज हुए। मतलब कौन से कक्षक यूज हुए? आंतरिक D कक्षक काम में है, और आंतरिक D कक्षक काम में आए हैं तो ये कैसा संकुल हो जाएगा? आंतरिक कक्षक संकुल। इलेक्ट्रॉन 3 ही है, 5 से तो कम ही है, तो निम्न कक्षक संकुल हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? n बराबर 3। ओके, ये क्लियर था हमारे पास CrNH3 का 3+। इस एग्जांपल में आपको एक बात तो ध्यान में रखनी है, वो ये है कि ये स्टेप हर एग्जांपल में अपन यही स्टेप हो रहे हैं। इसमें था कि अमोनिया कैसा क्षेत्र लिगेंड था? प्रबल क्षेत्र लिगेंड था। अमोनिया प्रबल क्षेत्र लिगेंड था, फिर भी उसने इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं बनाया, जोड़े नहीं बनाए। इस इलेक्ट्रॉन को यहां नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? क्योंकि एक कोष के सभी कक्षकों में जब तक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता तब तक युग्मन नहीं हो सकता। इसलिए बस आपको इस एग्जांपल में यही बात ध्यान में रखनी है कि अमोनिया प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने के बाद भी D कक्षकों में D इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं करवा रहा? युग्मन नहीं करवा रहा। इसके जस्ट बाद हमारा एग्जांपल रहेगा वो रहेगा NiCN4 2 NiCN4 2 इस बार समन्वय संख्या कितनी हो गई है? 4 समन्वय संख्या हो गई है तो साहब संकरण sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। आकृति चतुष्फलकीय भी हो सकती है और वर्गाकार समतलीय भी हो सकती है। तो देखिए करेक्शन करते चले अपन इसमें।
इसमें धातु कौन है साहब? निकिल। तो निकिल की ऑक्सीजन अवस्था, तो यहाँ क्रोमियम की जगह क्या लिखूंगा मैं? यहाँ लिखूंगा निकिल की ऑक्सीजन अवस्था। या ऑक्सीजन अवस्था निकालिए आप। निकिल को क्या मान लीजिए? x। इसको क्या मान लिया आपने? x मान लिया। साइनाइड पर एक पर कितना आवेश होता है? -1। 4 है तो -4, तो -4 = -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई साहब? +2। तो निकिल की ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ गई? +2। ठीक है। अब जितनी ऑक्सीजन अवस्था आई है उसी हिसाब से हम उसका विन्यास लिखेंगे। तो निकिल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो निकिल कितने नंबर पर आता है साहब? निकिल आता है 28 नंबर पर। निकिल 28 पर आता है। वायतन में उसका विन्यास क्या हो जाएगा? 3d8 4s2। हमें निकिल का विन्यास थोड़ी लिखना है, हमें विन्यास किसका लिखना है? निकिल +2 का। तो +2 का 2 इलेक्ट्रॉन चले, ये यहां से निकाल दीजिए। बच क्या गया? 3d8। तो निकिल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d3 की जगह क्या चेंज कर दिया मैंने? 3d8। धातु की समन्वय संख्या, निकिल ने कितने लिगेंड जोड़ रखे हैं? 4। तो यहां अब 6 की जगह कितने हो गए? 4। ओके, ये 3 स्टेप हमने लिख लिए, उसी पैटर्न पर चल रहे हैं हम। अब जो आपने धातु का विन्यास लिखते हैं पर यहाँ उसी के हिसाब से यहाँ विन्यास लिखते हैं कक्षकों में। तो क्या किसका विन्यास लिखूं? Ni+2। Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलिए कितना आ रहा है? 3d8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत नहीं है। विन्यास क्या था निकिल का? 3d8 4s2। मतलब आयतन कोष कौन सा था? 4 था। तो 4 के सारे अक्षर लिख सकता हूं यदि आपको जरूरत हो तो। 4s लिख दिया, 4b लिख दिया, 4d भी लिख सकता हूं, पर जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए नहीं लिख रहा। कितने अक्षर खाली करने हैं? निकिल धातु को कितने अक्षर खाली करने हैं? हमें खाली करने 4 अक्षर। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 अभी 4 है। पर देखिए यहाँ एक नई बात हम डिस्कस करते हैं लिगेंडों की प्रबलता के बारे में। लिगेंड प्रबल क्षेत्र है या दुर्बल क्षेत्र है? यदि लिगेंड प्रबल क्षेत्र है तो धातु के डी इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा, दुर्बल क्षेत्र है तो युग्मन नहीं कर देगा। तो जो साइनाइड लिगेंड होता है वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो धातु के डी इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? युग्मन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां आ जाएगा? यहां। तो कितने कक्षकों में आ जाएंगे? 4 में आ जाएंगे। तो ये अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो ये कक्षक खाली हो गया। हमें कितने कक्षक खाली करने हैं? 4। तो यहां से काउंट कर लो 1 2 3 4। ये क्यों काउंट कर रहा हूं? क्योंकि ये इसके अंदर चला गया। अब ये जब इसके अंदर चला जाएगा तो ये कक्षक खाली हो गया। हमें खाली से काउंट करना है 1 2 3 4। तो ये कौन सा था? DsP2। तो संख्या कैसा हो गया? DsP2 संख्या कैसा हो गया? DsP2। 2 3 और 1 4। तो ये हो जाएगा आपके साथ DsP2 संकट। कक्षक 1 2 3 4 लिखने हैं हमें। ठीक है, 4 कक्षक हैं। यहां तक इसकी कंडीशन लिखी है मैंने निकिल की। निकिल ने कितने कक्षक उपलब्ध करवा दिए? 4। इन 4 कक्षकों में कौन आएगा?
ये देखिएगा 4 कक्षक हो गए 1 2 3 4 5 आप इसके साथ लगाएगा इसके साथ, क्योंकि हमें कितने कक्षक चाहिए थे 4। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया तो ये खाली रह गया, तो एक डी है एक एस है 2 पी है। ठीक है साहब, अब इनमें अमोनिया लिया है, यहाँ एक कक्षक खाली रह गया साहब। देखो पी में 2 यूज हुए हैं तो एक पी क्या रह गया खाली, ये 4 पी खाली रह गया साहब। क्या रह गया ये 4 पी खाली, कौन सा, क्योंकि एक तो डी काम में आया था 2 3 और 4, एक पी रह गया था तो मैंने दिखा दिया इसको। यहाँ 4 लिखे 1 2 3 4, इस बार ये वैसे का वैसे खाली लिखा तो इसको 4 पी। 4 कौन से लिगेंड आ रहे हैं, साइनाइड लिगेंड। इस तरह क्या बन गया बताओ, NiCN4 का -2। यहां से आप पहले क्या देखेंगे, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या कितनी है साहब 4। संक्रम कैसा आ गया DsP2। VBT सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमने एक टेबल पढ़ी थी, उसमें संकर्ण दे रखा था, ज्यामिति दे रखी थी और समन्वय संख्या दे रखी थी। जब 4 समन्वय संख्या होती है तो 2 आकृतियां हो सकती है, वर्गाकार समतलीय और चतुष्फलकीय। क्योंकि संकर्ण फिक्स हो गया हमारे पास, कैसा है DsP2 और DsP2 जब संकर्ण होता है तो आकृति क्या होती है बताओ, वर्गाकार समतलीय आकृति होती है। वर्गाकार समतलीय, तो ये Ni ये एक साइनाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये इस पर डायग्राम पर माइनस क्या हो जाएगा। ये आकृति कैसे हुई, वर्गाकार समतलीय। चुंबकीय प्रकृति के बारे में पढ़े तो लास्ट में देख लो आप, लास्ट स्टेप में कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन पढ़े 1 2 3 4 सब पेयर में पढ़े, कोई सिंगल नहीं है तो कोई नहीं है साहब। एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की, बोलिए इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है सिंगल इसमें 1 2 3 4 के कारण संकुल जो है वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, चुंबक से आकर्षित नहीं होगा और रंगीन भी नहीं होगा। अब कैसी प्रकृति का होगा, जब सिंगल नहीं है तो रंगीन प्रकृति का होगा, जब कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है धातु के। लास्ट यहां स्टेप पे देखते हैं आपको। और देखिए संकरण में डी किसका यूज हुआ है, 3D का डी यूज हुआ है, 4D का डी यूज हुआ है। आपको डायग्राम से देख सकते हैं 3D कक्षक का डी कक्षक यूज हो रहा है, 4D का 3D का यूज हो रहा है। यहां देखिए आप, जो आपने संकरण लिखा था DsP2, ये डी कहां से आया है, ये डी आया है 3D का। क्यों, साइनाइड प्रबल क्षेत्र लिगेंड था तो ये इलेक्ट्रॉन यहां गया तो यहीं से खाली मिलने लगे, तो जहां से खाली मिलते वहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो कैसा कक्षक संकुल हो गया, आंतरिक कक्षक संकुल। ठीक है, और एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 0। तो इस बार जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है NiCN4 का, मतलब समन्वय संख्या कितनी 4। तो अब तक जो हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े थे उसमें समन्वय संख्या 6 थी, और इस बार जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो समन्वय संख्या कितने का है 4 का। इससे आगे का एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वो समन्वय संख्या कितने का 4 का। एक बार मैं आपको पहले बता दूं, जितने भी अपन एग्जाम्पल करेंगे सारे एग्जाम्पल इसी पैटर्न पर किए रहेंगे, तो आप इसको बार बार लिखकर भी याद कर सकते हैं। हर एग्जाम्पल में प्रारंभ के 3 स्टेप, उसके बाद ये 3 स्टेप, फिर यहाँ से इनकी ज्यामिति, चुंबकीय प्रकृति और रंगीन प्रकृति या आकृति या भाई ये बता सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है। सबसे मेन बात जो क्या है, एक तो क्या ऑक्सीजन अवस्था निकालना,
ऑक्सीजन अवस्था निकालना। और एक यहाँ संकरण की पहचान करना। संकरण की पहचान जब आप कर लेंगे, ऑक्सीजन अवस्था आप निकाल लेंगे, उसके बाद इस एग्जाम्पल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको पहले बता चुका हूं, फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं। कोई भी एग्जाम्पल देकर आपसे ऑक्सीजन अवस्था पूछी जा सकती है, समय संख्या पूछी जा सकती है, संकरण पूछा जा सकता है, इस संकर यौगिक की ज्यामिति पूछी जा सकती है, इसका डायग्राम पूछा जा सकता है, चुंबकीय है प्रतिचुंबकीय रेल पूछा जा सकता है, रंगीन प्रकृति पूछी जा सकती है, कितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है यह पूछा जा सकता है। तो 5-6 प्रकार के प्रश्न अपन इस पूरे को जब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो 5-6 प्रकार के प्रश्न अपन कहीं से भी आंसर दे सकते हैं। इसी पैटर्न से करोगे तब, यदि अपन दूसरा पैटर्न लगाएंगे तो फिर सभी तरह के प्रश्न सॉल्व नहीं हो सकते। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम सॉल्व करेंगे इसी पैटर्न पर करेंगे। ओके।